Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, consider the following statement with respect to NISAR, and the first option is NISAR will be a sun synchronous orbit observatory jointly developed by NASA and ISRO. And second was NISAR will be the first satellite mission to use two different radar frequency to measure changes in our planet surface. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, वेयर एज ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, क्योंकि इस नासा और इसरो मिलकर निसार को बना रहे हैं, बट इट इज़ अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी. ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is with reference to green debt security. Consider the following statement, and here both the options are wrong. Option 1 is wrong because SEBI broadly defines a green debt security as one that is issued for the purpose of raising capital to be used for the causes of sustainable development or furthering energy efficiency. In a same manner, option 2 is also wrong because SEBI, which is Security and Exchange Board of India, strengthened the framework for green bond by introducing the concept of blue and yellow bond as a new modes of sustainable financing. ठीक है, जैसे आपको पता है ब्लू बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड विद द वाटर मैनेजमेंट एंड मैरीन सेक्टर. जब येलो बॉन्ड्स की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो पर्टेन करता है सोलर एनर्जीज के साथ. सो दीज आर दी सब कैटेगरीज और ग्रीन डेप्थ सिक्योरिटी. ऑल राइट, सो चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज न्यूज़ में क्या है. गगनयान की फाइनली यहाँ पर की ट्रायल्स शुरू हो गई हैं. गगनयान आपको पता होगा इसरो, which is Indian Space Research Organization, along with the Indian Navy, has conducted an important trial for the Gaganyaan, which is a human space flight mission. फाइनली इसको यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है. कोची में इसके कुछ ट्रायल्स यहाँ पर किए गए हैं. ये प्रोजेक्ट हालांकि अपने लॉन्च टाइम से थोड़ा सा डिले हो गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, क्योंकि इसको प्लान किया गया था 2021 में, लेकिन इसमें थोड़ी सी देरी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है. चलिए समझ लेते हैं आखिर गगनयान मिशन आखिर है क्या. देखिए, जब हम गगनयान मिशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया इसे इसरो ने यहाँ पर डेवलप किया है. ये 3 मेंबर्स को लेकर पहली बार ये ऐसा कोई मिशन होगा जहाँ पर इंडिया के साइड से हम अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग स्पेस में एंटर करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days. इस मिशन को पहली बार अनाउंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इन 2018, और इसे भारत के आज़ादी के 75 सालों में लॉन्च किया जाना डिसाइड किया गया था. जब हम गगनयान मिशन की बात करते हैं तो देयर आर फ्यू फैक्ट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. गगनयान मिशन फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको बताया कि इसे इसरो ने डेवलप किया है. दूसरा, अगर हम बात करें तो जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बन सकता है, विच इज़ कि ये एक लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस क्राफ्ट की तरह काम करेगा. जब हम लो अर्थ ऑर्बिट की यहाँ पर बात करते हैं तो ये देखिए सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर्स की हाइट तक ही यहाँ पर जाते हैं. देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसके पेलोड्स को अगर यहाँ पर देखने के लिए करें तो बेसिकली इसके पेलोड को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, एक क्रू मॉडल और दूसरा सर्विस मॉडल. जब हम क्रू मॉड्यूल की यहाँ पर बात करते हैं तो स्पेस क्राफ्ट वो उसका हिस्सा जहाँ पर क्या देखने को आपको मिलेंगे, ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स को कैरी करेगा. वहीं सर्विस मॉड्यूल की बात करें तो ये पावर किया जाएगा बाय 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स के द्वारा. लॉन्च व्हीकल की बात करें तो आपको देखेंगे इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट GSLV Mk3, जिसे हम LVM या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं, ये इसको यहाँ पर लॉन्च करेगा. ऑल राइट, इसी तरीके से अगर हम देखें तो 2019 से जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ द इसरो है और रशियन गवर्नमेंट ओन ग्लास्कोमोस है, ये यहाँ पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं स्पेस में, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है इन कंट्रीज़ की तरफ से. दोनों मिलकर इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं. और जैसे ही इंडिया इस मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेगा तो आपको पता होना चाहिए इंडिया विल बिकेम द 4th नेशन in the world to launch a manned space flight mission. पहले आपको देखने मिल जाएगा USA,
देन रशिया, चाइना एंड इंडिया विल बी ऑन द फोर्थ पोजीशन। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सिग्निफिकेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये इन्हांस करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल्स को, कंट्री में इंस्पायर करेगा यूथ को। ये इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्विंग न्यूमरस एजेंसी, लैबोरेटरीज, डिसिप्लिन्स, इंडस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हमें यहाँ देखने मिल सकता है। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्या सोशल बेनिफिट हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इनफैक्ट स्पेशली अगर हम बात करें तो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं आप देखें तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ के साथ इसरो को एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इंडिया वीनस के लिए एक मिशन को लॉन्च करने वाला है। इस वीनस के मिशन का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इट इज़ वेरी इजी नेम और आपके प्रीलिम्स, स्टेट सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट आ सकता है। सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 पॉलिटी। देखिए हम बहुत दिनों से देख रहे हैं न्यूज़पेपर में एक डिबेट चल रही है कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस द गवर्नमेंट। यहाँ पर एक नया मुद्दा निकल कर आ गया है। जब अपॉइंटमेंट हुआ मद्रास हाई कोर्ट में, आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम का ही रोल होता है जब हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की यहाँ पर बात की जाती है। यहाँ अपॉइंटमेंट किया गया, आप देखेंगे जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी, इनका नाम रिकमेंड किया मद्रास हाई कोर्ट में। और वहीं एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई जिसमें ये आरोप लगाए गए कि ये जो हैं इन्होंने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के खिलाफ हेट स्पीचेस दी हैं। ठीक है, सो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हेट स्पीचेस दी हैं मुस्लिम और आपके मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के खिलाफ, आप उसको हाई कोर्ट का जज कैसे बना सकते हैं? सो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई भी आगे की प्रोसीडिंग करता, कोई भी प्रोसीडिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ आगे बढ़ता, उसके पहले ही इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो चुका था, इन्होंने यहाँ पर ओथ ले ली थी। नाउ देयर इज नो चांस कि अभी इनके ओथ लेने के बाद, इनके अपॉइंटमेंट के बाद, इनके जज बनने के बाद इसको किसी भी तरीके से इस पिटीशन को यहाँ एंटरटेन किया जा सके। सो यहीं से ये मुद्दा निकल कर आया है जिस पे ये आर्टिकल लिखा गया, एंड इट इज़ वेरी नाइस आर्टिकल जहाँ पे अलग अलग आपको कंट्रीज़ के जुडिशियल सिस्टम से कंपेयर करके इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर ब्रीफ में इसमें क्या बात की गई है। सो नाउ व्हाट द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि जब आप बात कर रहे हैं कि एक तरफ कोलेजियम सिस्टम है, एक तरफ प्रेसिडेंट है, जब कोलेजियम सिस्टम ने ये नाम यहाँ प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे तो क्या कोलेजियम सिस्टम ने किसी भी तरीके का चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं दिखाया? किसी भी तरीके की रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं की गई? क्या कोलेजियम सिस्टम किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करने के पहले, आई मीन यहाँ पर उनका नेम सजेस्ट करने के पहले एक प्रॉपर रिसर्च यहाँ पर नहीं करते? सो दैट ऑल्सो शोज, इसके बारे में हम बहुत आराम से डिस्कस करेंगे इस डिबेट के बारे में, इसके मल्टीपल व्यूज़ यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जुडिशियल सिस्टम के बारे में आता है, या जब हम कोलेजियम सिस्टम की बात करते हैं, जो हमें देखने मिलता है, विच इज़ दी ओपेसिटी। सो प्रॉब्लम बेसिकली क्या देखने मिलती है, राइटर ने बहुत अच्छा एक कंपैरिजन दिया है। जब हम बात करते हैं यूएसए की बात कर लीजिए आप, साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए या केनिया की बात कर लीजिए, आप देखेंगे जब इन कंट्रीज़ में जजेस के नाम के बारे में चर्चा होना शुरू होती है तो इनके जो नाम है वो डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं, पब्लिकली बता दिए जाते हैं। एक फॉर्मल कमिटमेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, और ये जो नाम है इन्हें डिस्क्लोज कर दिया जाता है। रिजल्टेड इनटू कि जितनी भी रिसर्च होनी होगी, डिबेट होनी होगी, इसके लिए लोग फ्री हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। बट इन केस ऑफ इंडिया जब हम यहाँ पर देखें तो कोलेजियम सिस्टम किन जजेस के बारे में विचार कर रहा है, किन के अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पर ये सोच रहे हैं, ये हमें पता नहीं चलता। और किसी भी तरीके का एक जो रिसर्च है, जितनी भी जानकारी मिलनी चाहिए पब्लिक को, जो जानकारी होना चाहिए, या किसी भी तरीके की कोई विवाद की स्थिति यहाँ पर है तो वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म राइटर यहाँ पर दे रहे हैं ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी का। अदर देन दैट, writer is suggesting and basically this is a real picture as well कि मान के चलिए एक आपके पास कोलेजियम सिस्टम है, ऑल राइट,
सो कोलेजियम सिस्टम का नाम क्या है, आपको नेम्स को रिकमेंड करना. आई एम राइटिंग द आर फॉर द रिकमेंडेशन एंड सी फॉर द कोलेजियम हेयर. जस्ट अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. सो कोलेजियम का काम है नाम्स को रिकमेंड करना. ये नाम रिकमेंड होते हैं और जाने किसके पास वाले हैं, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट करेगा इन्हें अपॉइंट. बस इस बीच में आपको एक अथॉरिटी और दिखेगी विच इज़ द गवर्नमेंट. नाउ व्हाट विल हैपन, मान के चलिए कि आपको कोलेजियम सिस्टम ने कुछ नाम रिकमेंड किए हैं. अब यहाँ पर गवर्नमेंट का काम था कि वो आईबी के थ्रू यहाँ पर क्या करवाएं, बेसिकली इनका बैकग्राउंड चेक करवाया जाता है. लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी आ रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी की है कि आईबी ने पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड की हो कि हाँ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ गिविंग हिज हेट स्पीचेस इन द पास्ट. बट व्हाट हैपेंड, यहाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट विद होल्ड कर सकती है ऐसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को, इस बैकग्राउंड चेक को, डेटा को, और इस नाम को आगे प्रोसीड कर सकती है फॉर द फाइनल अपॉइंटमेंट. माइट बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर जज में इंटरेस्ट हो, गवर्नमेंट वांट्स दिस पर्टिकुलर जज टू बी देयर, सो गवर्नमेंट ऐसी इंफॉर्मेशंस को भी यहाँ पर विद होल्ड कर सकती है. सिंस गवर्नमेंट रिटेन्स द पावर ऑफ फॉर्मल अपॉइंटमेंट, इट कैन रश द प्रोसेस थ्रू और एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो एज वेल. अब देखिए यहाँ पर इशू क्या हो जाता है, जब आपने बात करी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ठीक है कोलेजियम ने नाम रिकमेंड कर दिए, नाम रिकमेंड करने के बाद किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट देगी किसको, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट यहाँ पर फाइनल अपॉइंटमेंट्स हमें देने वाले हैं. बट न प्रॉब्लम हियर कि गवर्नमेंट कैन विदहोल्ड दिस इंफॉर्मेशन. व्हाट गवर्नमेंट कैन डू हियर, देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जज बनेगा, चीफ जस्टिस बनेगा या नहीं, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. सबसे पहले इस व्यक्ति को ओथ कब दिलाई गई है, इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है, किस पर्टिकुलर एज में ये यहाँ पर आए हैं, इस सब के बाद डिसाइड होता है कि ये जज कब बने हैं, और उसी बेसिस पे इनका प्रमोशन भी डिसाइड होता है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ गवर्नमेंट डजंट वांट पर्टिकुलर पर्सन टू बी इन द सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई नहीं बने, दे कैन डिले दिस प्रोसेस. सो यहाँ पर भी राइटर एक तरीके से हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जब आप बैकग्राउंड चेकिंग की बात कर रहे हैं तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, और ये जो क्लोज डोर प्रोसेस इंडियन सिस्टम में फॉलो हो रही है, इट इज़ नॉट गुड. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम कम्स, जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि एक बार कॉलेजियम ने किसी का नाम रिकमेंड कर दिया, सो इसको कंसिस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, लीगल चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सो डिसीजन ऑफ द 5 सीनियर मोस्ट जजेस मस्ट बी चैलेंज्ड बिफोर देयर ओन जूनियर कॉलीग्स. अब आप सोचिए, यहाँ पर आपको कॉलेजियम सिस्टम का पता है कि यहाँ पर 5 सीनियर मोस्ट जजेस बैठे हुए हैं जिन्होंने किसी व्यक्ति के नाम को यहाँ रिकमेंड किया है. फॉर एग्जाम्पल हम जस्टिस गौरी का ही केस ले लेते हैं. इनके केस को जब यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, ये केस पहुँचेगा कहाँ, चैलेंज हुआ, ऑल राइट. अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि इन्हीं के जो जूनियर्स हैं, जो जूनियर कॉलीग्स हैं, दे विल बी हियरिंग दिस प्ली. सो डू यू रियली थिंक कि ये जो जूनियर्स कॉलीग्स होते हैं, जूनियर जजेस यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, विल दे हैव दिस मच करेज कि वो कोलेजियम के द्वारा रिकमेंड किए हुए नाम को या डिसीजन को यहाँ पर ओवर पावर या ओवर थ्रो करने की कोशिश करें. सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चनेबल थिंग हेयर. सो इतने डिबेट के बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है साउथ अफ्रीका का. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता है. ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या करता है, इट इज सब्जेक्टेड इवन फॉर द जुडिशियल रिव्यू एज वेल, and where the courts have directed the commission to make their deliberation in the public as well. सो इंडिया में भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम हम अडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है. चलिए इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं. तो देखिए, अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ को देखें, सपोज यूएसए की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को नॉमिनेट किया जाता है फॉर द लाइफ बाय द प्रेसिडेंट और देन अप्रूव्ड बाय द सेनेट वाया मेजॉरिटी वोट. तो आप देखिए दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. लेकिन यूएसए में साथ में आप एक चीज़ और देखेंगे, देयर इज़ नो रिटायरमेंट एज. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, जो मैंने आपको दो पहले डिबेट यहाँ पे डिस्कस किए कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार विदहोल्ड कर लेती है
कि जितनी जल्दी कोई व्यक्ति अपॉइंट होगा उतनी ही चांसेस ज़्यादा हैं कि वो चीफ जस्टिस बन पाएंगे. द लेटर दे अपॉइंट देयर आर लेसर द चांसेस दैट दे विल बिकम द चीफ जस्टिस. So here in the case of USA, there is no age limit. सो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है वाया प्रेसिडेंट एंड दैट इज़ फॉर द लाइफ टाइम. वहीं अगर हम इटली के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात देखें या समझने की कोशिश करें तो जो अपॉइंटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, इट इज़ मेड बाय द प्रेसिडेंट, द लेजिस्लेचर एंड द सुप्रीम कोर्ट. और तीनों व्यक्तियों के पास पावर होती है टू नॉमिनेट 5 जजेस. तो आप देखिए तीनों का रोल आपको देखने के लिए मिलता है, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर एंड द सुप्रीम कोर्ट है. वहीं अगर हम जर्मनी की बात करें तो एक बाइकैमरल सिस्टम है जर्मनी का. अगर देखें तो जर्मनी कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपॉइंट करता है बाय द पार्लियामेंट. और यहाँ पर जब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों हाउसेस को यहाँ पर अपना प्रपोर्शन दिखाना होता है और सुपर मेजोरिटी वोट 2/3 से यहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है. ऑलराइट. वहीं अगर हम जापान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरीट कंट्रोल्स लोअर लेवल जुडिशियल अपॉइंटमेंट along with their training, also the promotion and the all the other things. तो आप देखिए बहुत दिनों से ये लगातार कोलेजियम सिस्टम वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस हमें बार बार देखने के लिए मिलता है और जस्टिस गौरी के केस ने कुछ नए हाइलाइट्स यहाँ पर दे दिए हैं. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो दिस नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट. देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया नॉर्डिक कनेक्ट के बारे में, एक ग्रीन ट्रांजिशन के बारे में. सबसे पहले इसके डिटेल में जाने के पहले आप ये देख लीजिए कि इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपको एक फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर दिखेंगे, वन फ्रॉम द नॉर्वेजियन मिनिस्टर एंड वन इज़ द फिनिश मिनिस्टर. और इनके द्वारा फॉरेन ट्रेड इंडस्ट्री को लेकर ये आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है और आप इससे इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं. चलिए नॉर्डिक कंट्रीज़ को समझने के पहले देख लेते हैं आखिर ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं कौन सी. सो हियर इन द इमेज यू कैन सी द नॉर्डिक कंट्रीज़ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड. ये सारी मिलकर नॉर्वेजियन कंट्री बनाती हैं. अगर आप देखेंगे तो कोई भी चार्ट उठा लीजिए, कोई भी डेटा उठा लीजिए, वर्ल्ड का कोई भी लिस्ट उठा लीजिए, आप देखेंगे हर जगह पर अगर कोई टॉप मोस्ट आता है, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात कर लें, हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, हम वेलफेयर स्कीम्स की बात कर लें, हैप्पीनेस इंडेक्सेस की बात कर लें, पॉवर्टी इंडेक्सेस की बात करें, हर जगह अगर कोई टॉप करता हुआ दिखेगा तो आपको ये नॉर्वेजियन कंट्रीज़ ही दिखेंगी. सो इंडिया, इनका इंडिया में विजिट करना और इंडिया के इनके साथ संबंधों को अच्छा करना, नॉर्डिक रीजन्स के साथ कुछ कोलैबोरेशन करना इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है. जी क्यों ऐसा बोला जा रहा है? देखिए जब हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ये अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं इन द बिल्डिंग स्टेबल सिक्योर वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज़ के रूप में. ठीक है. और अगर हम देखें तो यही सेम चीज़ें हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल सिक्योर वेलफेयर सोसाइटी इंडिया भी चाहता है. एंड फॉर दैट रीज़न इंडिया डिसाइड कर रहा है कि वो क्या करेगा. इनफैक्ट नॉर्डिक रीजन्स ने एम किया है टू बिकेम द मोस्ट सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड बाय 2030. सो दैट मीन्स इफ दे हैव डिसाइडेड इट, what will happen कि they will definitely do it. एंड इंडिया हैज़ द राइट चांस कि वो यहाँ पर क्या कर सकेगा, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑफशोर विंड, बैटरीज, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, इन सारे सॉल्यूशन को नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक नया इंडिया, एक नए तरीके का इंडिया हमें यहाँ देखने मिल सकता है. सो एक तरफ से अगर हम देखें तो नॉर्डिक नेशन एक बहुत अच्छा डेफिनेशन देते हैं हमें आइडल सोशलिस्ट नेशंस की. जी इसका मतलब क्या, तो चलिए इस इमेज से इसे समझ लेते हैं. नॉर्डिक मॉडल बेसिकली एक आइडियलिस्ट सोशल मॉडल हमें यहाँ पर दिखाई देता है, सोशलिस्ट मॉडल. और आपको पता है जब हम सोशलिस्ट मॉडल के बारे में यहाँ पर बात करें, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग, नो मैटर स्कूल का फीस हो, हेल्थ केयर हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट. अब ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? रीज़न बिहाइंड, दे चार्ज द हाई टैक्सेस एज वेल, and from that high taxes they spend n number of amount in the welfare schemes, in the free education, in the free health care things.
और आपको याद होगा कल भी हम एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर ये 3 बेसिक पैरामीटर्स की बात की जा रही थी कि विदाउट दीज 3 बेसिक पैरामीटर यू कैन नॉट इमेजिन इंडिया टू बी सक्सेसफुल आइदर बाय 2030, 2047 और इवन 2050। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, देखिए आप और हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग टैक्स देने से बचते हैं। कारण क्या? या बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो वो उनका एक सवाल होता है, यार हम इतना टैक्स देते हैं लेकिन हमें रिटर्न में क्या मिलता है, क्या फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पर दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो बुरा है, हेल्थ एजुकेशन देखिए तो हेल्थ देखिए, एजुकेशन सेक्टर देखिए तो बर्बाद है। हम खाना खरीद रहे हैं तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम बुक्स खरीद रहे हैं तो हम टैक्स पे कर रहे हैं। सो वी आर गिविंग मल्टीपल टैक्सेस एज वेल, बट इन रिटर्न गवर्नमेंट इज वन साइड इट इज टेकिंग हायर टैक्सेस और दूसरी साइड हमें दिया क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर गवर्नमेंट आपसे हाई टैक्स ले रही है लेकिन उसके बदले में आपको सारी चीज़ें, फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री हेल्थ केयर दे रही है, वेलफेयर स्कीम्स दे रही है, तो आप डेफिनेटली एनकरेज होंगे क्या करने के लिए? हायर टैक्सेस देने के लिए। एंड दिस मॉडल इज फॉलोड बाय द नॉर्डिक countries, and that is why they became the ideal socialist nations in the world, because what they are promising they are delivering it to their citizens. अब वापस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ के कनेक्शन की, तो देखिए इंडिया नॉर्डिक समिट हेल्ड किया गया था कैंपिंगन में 2022 में, मई 2022 में, जहां पे दोनों साइड्स ने डिसाइड किया था कि वो अपने जो कोऑपरेशन है, चाहे डिजिटलाइजेशन की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज की बात करें या सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, इन पूरे क्षेत्रों में ये अपने जो कोऑपरेशन है उनको इंटेंसिफाई करेंगे। यहाँ पर सबसे जो हमारा बोल सकते हैं मोस्ट वैल्यूड एंड रिनाउंड बिजनेस है, that is already operating in India, the writers are seeing this here and have made sustainable investment. इंडिया और फिनलैंड के टाइज की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे पिछले कुछ दशकों में ये लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। फिनलैंड ने ओपन कर दिया न्यू कॉन्सुलेट जनरल इन मुंबई। बहुत सारे इंडियन कंपनीज हैं वो आगे बढ़ रही हैं और फिनलैंड में अपनी जो क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करें या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, इसके लिए इंडियन कंपनीज फिनलैंड की तरफ रुख ले रही हैं। वहीं हम बात करें अगर फिनलैंड कंपनीज की, जैसे नोकिया, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही पुट किया जा सकता है इधर, नोकिया एंड फोर्टम। आप देखेंगे तो इंडिया में ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ सेक्टर बनकर उभरी है, ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन्होंने इंडिया में किया। आप देखिए, नोकिया के मोबाइल्स आप सभी को पता होंगे, दे वर वेरी फेमस, और नोकिया लगातार बहुत सालों तक, दशकों तक यहाँ पर रहा। अभी भी नोकिया आपको देखने मिल जाएगा, फॉर्टम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम इंडिया और फिनलैंड के बारे में यहाँ पर बात करें तो एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं अब अगर हम ट्रेड की बात करें बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे, तो ये आप देखेंगे पिछले 3 सालों में इट्स बीन डबल्ड। दैट मीन्स कि नॉर्वेजियन जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड यहाँ पर कर रही हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से पुट करने की कोशिश करूँ, द नॉर्वेजियन वेल्थ फंड इज लाइकली टू बिकम वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर्स। आप उसको बिल्कुल यकीन करिए, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 17.6 बिलियन डॉलर एंड विच इज़ वेरी हाई इन नंबर। वहीं नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी रिसेंटली established a new climate investment fund for investment in renewable abroad, and India has been defined as a focus country. नॉर्वेजियन कंट्री का पूरा फोकस है कि वो क्या करेंगे, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फंड है उसके थ्रू कार्बन इमिशन जो है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसमें क्या नए एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, क्या नए तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये यहाँ पर देखना होगा। दोनों की अगर हम बात करें, नॉर्वे और फिनलैंड, क्योंकि देखिए राइटर दोनों जगह के हैं, मैंने बोला था, तो दोनों ने दे हैव ऑनगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन विद इंडिया, एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग। आप देखिए इंडिया व्हेन इट कम्स टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया इज वेरी ससेप्टेबल एंड वेरी कैलकुलेटिव। So, if India has signed the free trade agreement with these two countries, that means India is actually willing to promote the trade and business with these countries. अगर हम बात करें फिनलैंड की,
और यहाँ पर नॉर्वे की, तो आप देखेंगे इनके स्टडी एजुकेशन मॉडल बहुत प्यारे हैं, और बहुत सारे नेशंस हैं, नॉट अलोन इंडिया, फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग अपने यहाँ के टीचर्स, अपने यहाँ के एजुकेशनलिस्ट को भेजना चाहते हैं, इनफैक्ट भेजते भी हैं। कहाँ पर कि आप भाई नॉर्वेजियन कंट्रीज़ में जाइए, इनका मॉडल लर्न करिए और उसको यहाँ आकर इम्प्लीमेंट करिए। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ गुड देयर मॉडल इज़। सो आई होप ये इंडिया नॉर्डिक कनेक्ट आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ग्रीन ट्रांजिशन के लिए नॉर्वेजियन कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज सॉरी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। आपको मेंस में यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है ना, जिसको हम लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस इंटायर न्यूज़ वी गोना डिस्कस कि कैसे आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. We have two branches, one at Bhopal, another one at इंदौर। साथ ही आप अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या आप हमारी दोनों शाखाओं में विजिट करके और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड a new batch for NCRT. सो NCRT का एक फाउंडेशन बैच हमने यहाँ पर शुरू किया है, विच इज़ बुनियाद, और हम मेक श्योर करेंगे कि आप NCRT की जो किताबें जो स्टेट सर्विसेज और UPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, और एक एक चैप्टर को आपको पूरे डिटेल में समझाने का काम किया जा रहा है राउज एकेडमी में। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ब्रिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू विजिट राउज एकेडमी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3 इकोनॉमी। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर। सो बेसिकली आर्टिकल यहाँ पर क्या बात कर रहा है, इस साल का जब हम यूनियन बजट देखेंगे 23-24 का, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है disinvestment target of 51,000 crore, which is down nearly 21% from the budget estimate for the current year and the lowest target in the past 7 years. So center has not made the disinvestment target for 2020 and 2023 so far. And why this is happening, that we will understand in detail, but before that we must understand what is disinvestment here. देखिए जब हम disinvestment की बात करते हैं, सो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए, गवर्नमेंट सेल करती है अपनी एसेट को या अपनी सब्सिडरी को, सच एज सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर को, एंटरप्राइज को। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, या कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसको इस तरीके से समझिए, गवर्नमेंट की 3 बॉडीज़ के मैं यहाँ आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ONGC, एक ले लीजिए LIC, और एक ले लीजिए एयर इंडिया। अगर हम यहाँ पर बात करें ONGC की, तो देखिए ये अभी भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास है, दैट मीन्स यहाँ किसी भी तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट आपको नहीं देखने मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें एयर इंडिया का, तो आज की डेट में ये कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ हो चुका है, मतलब इसको पूरी तरीके से प्राइवेट को दे दिया गया है। वहीं अगर हम LIC की बात करेंगे, सो इट इज़ पार्शियली डिसइन्वेस्टमेंट, सम पार्ट ऑफ इट इसको डिसइन्वेस्ट किया गया है। डिसइन्वेस्ट को ऐसे समझ लीजिए, इन्वेस्ट किए हुई चीज़ को वापस हटा लेना, है ना। सो इट इज़ अ डिसइन्वेस्टमेंट, और कुछ पार्ट अभी भी इसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ओन्स बाय द गवर्नमेंट। सो इन सिंपल टर्म, अगर 100% इक्विटी की यहाँ पर बात करी जाए, सो टिपिकली ग्रेटर देन 51% इंश्योरिंग द मैनेजमेंट कंट्रोल। सो इन केस ऑफ मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हैंड ओवर कर देती है टू द एक्वायर एंटिटी, बट रिटेन सम स्टेक। वेयर इज इन कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन अगर हम बात करें, तो 100% कंट्रोल इस कंपनी को दे दिया जाता है, बायर को दे दिया जाता है। ऑल राइट, चलिए डिसइन्वेस्टमेंट को समझने के साथ आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि भाई ये डिसइन्वेस्टमेंट जब हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात आ रही होगी। बट येस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर अंडरटेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट एंड ऑल द रिलेटेड प्रोसेस, जिसे बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे DPAM, ठीक है।
So yes, I'm not like joking here. It is DIPAM, Department of Investment and Public Assist Management. ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब हम इस डिस इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात करते हैं तो गवर्नमेंट यूजुअली उन्हीं कंपनीज या उन्हीं सब्सिडरीज को यहाँ पर बेचने की कोशिश करती है जो यूजुअली लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ओएनजीसी की बात कर लीजिए, सो गवर्नमेंट इज नॉट सोल्डिंग इट आउट बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बट why would any private sector will be interested in buying any sick enterprise, any sick body or any sick company here? और इसी की वजह से गवर्नमेंट हर बार एक टारगेट रखती है कि वो इतना परसेंट प्रपोर्शन या सर्टेन अमाउंट डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाएगी। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट जहां मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट हैज टारगेटेड 51,000 करोड़ टू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट। दैट इज वेरी अनलाइकली टू बी हैपन, क्योंकि अगर आप देखें सो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू इतना बड़ा अमाउंट यहाँ गवर्नमेंट को मिल पाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब कारण क्या है, आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऐसे काम कर क्यों रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर क्यों रही है आखिरकार। देखिए आप देखेंगे तो इंडिया की अगर हम बजट की बात करें तो एक हम बोल सकते हैं इट इज ऑलवेज अ फिस्कल डेफिसिट बजट। दैट मीन्स हम कमाते जितना है उससे डबल हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। एंड टू मीट दीज एक्सपेंसेस गवर्नमेंट डू दिस डिसइन्वेस्टमेंट थिंग। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कुछ हद तक तो यहाँ पर कम हो जाए। नाउ द क्वेश्चन मस्ट बी कम इन योर माइंड कि आखिर प्रॉब्लम हो क्या रही है। अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है सो पब्लिक एंटरप्राइजेस यहाँ लेना क्यों नहीं चाह रहे। तो देखिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था एक होता है पार्शियल, एक हो जाता है कंप्लीट, एक हो जाता है सेमी पार्शियल। आपको एक डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ देखने मिलेगा। एयर इंडिया के केसेस को समझ लेते हैं। जब हम एयर इंडिया के केस की यहाँ बात करते हैं सो गवर्नमेंट ने अलग अलग बिड्स रिलीज करे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए एक तरफ है गवर्नमेंट, एक तरफ है टाटा। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक काम करते हैं 26% शेयर हम यहाँ पर आपको दे देते हैं और उसके बदले में हम कितने रखने वाले 74। टाटा सेड नो। देन अगेन 51-49 पर बात आई, टाटा अगेन सेड नो। देन बात आई भाई 75 और 25 का रेशो रख के चलते हैं, अगेन टाटा सेड नो। व्हाट टाटा सेड कि हमें 100% दीजिए, 100% यानी कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। आपका यहाँ कोई भी रोल नहीं रहेगा, इट विल बी इंटायरली अ प्राइवेट एंटरप्राइज। बिकॉज व्हाट प्राइवेट एंटरप्राइज और एनी प्राइवेट कंपनी थिंग्स कि गवर्नमेंट का अगर 1% रोल भी या स्टेक यहाँ पर रह जाता है, दे विल नॉट allow that particular company to work freely। and this is also one of the reason कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट तो बहुत बड़े रखती है बट वो उसे अचीव नहीं कर पाती। एंड विद दीज टू बार्स एंड विद दीज टू चार्ट आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। So moving on to the conclusion, now the questions come, what are the challenges to disinvestment here? अगर हम disinvestment से related challenges की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला चैलेंज आ जाता है कि गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट को एक लॉन्ग टर्म विजन के रूप में यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ना कि जस्ट टू राइज सम रेवेन्यू फ्रॉम इट, है ना। सो अगर आप सिर्फ इसे रेवेन्यू पर्पज से डिसइन्वेस्टमेंट को देखेंगे सो अल्टीमेटली इट नॉट गोना वर्क। व्हाट राइटर इज सेइंग हियर कि अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट को देखकर चल रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन विजन हमें गवर्नमेंट को यहाँ पर बनाना होगा। ये ध्यान में रखना होगा कि किन चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा सकता है, प्राइवेटाइज करना किन पर्टिकुलर सेक्टर्स को इकोनॉमी के लिए बेटर होगा, ना कि सिर्फ ये सोचना कि किसी को भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेवेन्यू हेयर। साथ ही कुछ नॉर्म्स जो गैप आ जाते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बीच में, इन गैप्स को फुलफिल करना भी ज़रूरी है। सो आई हैव इंसर्टेड इस चार्ट हेयर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी फर्दर आंसर राइटिंग में। इस तरीके की जो कंपैरेटिव स्टडीज़ होती हैं 1993 से 2004 का क्या स्टेटस रहा, 2014 से 19 का क्या स्टेटस रहा, कितना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, क्या प्रॉफिट और क्या रेवेन्यू, फिस्कल डेफिसिट का क्या स्टेटस था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स। एंड फर्स्ट न्यूज़ इज द digital payment Utsav is to be launched by the Ministry of Electronics and Information Technology, and the main objective of this event is to create awareness of the digital payment, that is before the G20 summit. PhonePe launches cross-border transaction facility. The PhonePe cross-border transaction will help consumer beat the payment fraud, high transfer cost,
low transaction speed, compliance, etc. Sometimes cross-border transaction fails and the amount does not reach the pay on the time, and this every issue will be taken care of by the phone pay. Third news is the government of India is to inaugurate integrative medicine centers. The center will operate at government hospital. The center will mainly focus on Ayurvedic medicine and will use modern technology. And for that, the first government hospital that has been chosen is the Safdarganj Hospital. Coming on to the next news, the recent Turkey earthquake damaged the Gaziantep castle, and this castle was built during the era of Hitti's empire. Later, the Byzantine emperor expanded the castle. So it is the age old. एक म्यूजियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, बट अभी इसको बहुत ज़्यादा 7.0 मैग्नीट्यूड से जो अर्थक्वेक आया है, इसे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्विज में आपके लिए सिर्फ एक ही सवाल है. How India's partnership with Nordic nations can enhance various sector in India, elaborate. देखिए मैंने आपको बोला था सीधा का सीधा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है मेंस एग्जामिनेशंस में आपके लिए. सो यू हैव टू टेल द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज राउज अकेडमी पर आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं. चलिए सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.